नमस्कार दोस्तों। तो आज हम करने वाले हैं बायोलॉजी क्लास 12 का ना इवोल्यूशन का चैप्टर ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे आप मान के चलिए कि एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन तो आपका बनेगा ही बनेगा, इसलिए ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम आज इस वीडियो में करेंगे इस चैप्टर के जितने भी 1 मार्क्स के क्वेश्चन, 2 मार्क्स के, 3 मार्क्स के और साथ ही 5 मार्क्स के कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सारे के सारे जो भी क्वेश्चन है वो 10 ईयर क्वेश्चन पेपर पर बेस्ड है, जिससे कि आपको बहुत ही आसानी से जो है आप क्वेश्चंस को भी कर पाओगे। बिना किसी टाइम वेस्ट के हम शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि नेम द साइंटिस्ट हु हैड आल्सो कम टू सिमिलर कंक्लूजन एज दैट ऑफ डार्विन। जिस तरह से डार्विन ने गैलापागोस आइसलैंड में जा करके उन्होंने जो है बर्ड्स को देखा था, वैसा ही सेम इवोल्यूशन का मैकेनिज्म जो है और किस साइंटिस्ट ने दिया था और कौन से जगह पर दिया था। तो उनका नाम है अल्फ्रेड वॉलेस, जिन्होंने कि मैले आर्चिपेलागो में सेम जिस तरह से डार्विन ने बर्ड्स के अंदर देखा था कि हाँ उनके अंदर इवोल्यूशन होगा, उनकी जो चोंच है, उनका जो चोंच का साइज है वो है चेंज हो गया, जिससे कि वो वेजिटेरियन हो गए, कुछ ओमनीवोरस हो गए, कुछ लीफ खाने लग गए। उसी तरह से अल्फ्रेड वॉलेस ने भी मैले आर्चिपेलागो में कई सारे ऑर्गेनिज्म को देखा। सेकंड क्वेश्चन है नेम द कॉमन एंसेस्टर ऑफ एप्स एंड मैन्स। आपको तो पता ही होगा कि जो इंसान है और एप्स हैं दोनों के दोनों एक कॉमन एंसेस्टर तो कुछ ना कुछ तो जरूर होगा, वो है ड्रायोपिथेकस। क्योंकि ड्रायोपिथेकस जो थे वो ज़्यादातर एप्स लाइक ही दिखते थे, तो इस वजह से हम कहते हैं। और फिर ड्रायोपिथेकस से ही आपका जो है मैन का जो है फॉर्मेशन हुआ, तो वही हम कह देते हैं कि जो कॉमन एंसेस्टर है वो आपका ड्रायोपिथेकस हो जाता है। इसका थर्ड क्वेश्चन है जो कि आपका एमसीक्यूज है कि द थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन स्टेटेड दैट, कि एक थ्योरी दिया गया था स्पॉन्टेनियस जनरेशन। उन्होंने बताया कि कोई भी चीज़ जो है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो हमेशा नॉन लिविंग थिंग से ही आता है। तो आपका जो स्पॉन्टेनियस जनरेशन यही कह रहा था कि एक लाइफ जो है वो नॉन लिविंग थिंग से आता है। मतलब कहीं भी मान लीजिए कोई भी अगर सड़ा गला चीज़ रखा हुआ है, कूड़ा कचरा रखा हुआ है, गली हुई मिट्टी रखी हुई है, तो वहाँ पर जो भी लाइफ जो है अपने आप ही आ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। लुईस पास्चर ने जो था वो स्पॉन्टेनियस जनरेशन को बिल्कुल भी ख़त्म कर दिया था। उन्होंने साफ साफ प्रूफ कर दिया था लुईस पास्चर ने कि कोई भी लिविंग थिंग जो है हमेशा लिविंग थिंग से ही आएगा, ना कि नॉन लिविंग थिंग से। लेकिन स्पॉन्टेनियस जनरेशन यही कह रहा था कि लाइफ जो है वो नॉन लिविंग थिंग से आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। इसके बाद हमारे पास आ जाता है फोर्थ कि एनालॉगस ऑर्गन अराइज ड्यू टू। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको 4 टर्म याद करने होते हैं। एक तो होता है एनालॉगस, एनालॉगस के बाद आपका आ जाता है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, एनालॉग का कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, एनालॉगस, और एक आपका होता है होमोलोगस, होमोलोगस ऑर्गन, और डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। तो 4 चीज़ें आपको टर्म याद रखना होता है कि एनालॉगस, कन्वर्जेंट, होमोलोगस, डाइवर्जेंट। तो एनालॉगस मतलब की होता है कि उनके जो भी बॉडी पार्ट के स्ट्रक्चर हैं वो तो अलग अलग होंगे, लेकिन उनका फंक्शन जो है वो सेम होने वाला है। और होमोलोगस में क्या होता है कि स्ट्रक्चर तो है आपके सेम होंगे, लेकिन फंक्शन जो है वो आपके अलग अलग होने वाले हैं। तो एनालॉगस ना सिंपल आपका जो क्या होता है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के अंदर आता है। मतलब इसमें क्या है कि कोई भी एक जो भी ऑर्गेनिज्म है, जैसे मान लीजिए कि फंक्शन तो क्या है सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग आ रहा है, कि स्ट्रक्चर उनके कैसे हैं अलग अलग है, लेकिन फंक्शन सेम है। तो क्या हुआ चीज़ें जो है वो कन्वर्ज हो गई हैं। इसी वजह से हम कह देते हैं कि एनालॉगस ऑर्गन जो है वो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन है, और होमोलोगस ऑर्गन जो है वो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन है। ये भी मैं आपको यहीं पर बता देता हूँ। जैसे मान लो कोई भी एक स्ट्रक्चर है, तो ये आपका हैंड का स्ट्रक्चर है, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स और फेलेंजेस, ये है। अब इनके क्या हुए फंक्शन अलग अलग हो रहे हैं। किसी ऑर्गेनिज्म में क्या किया, ये चीज़ों को पकड़ने में काम आ रहा है, किसी में क्या कर रहा है दौड़ने के लिए काम आ रहा है, किसी में ये तैरने के लिए काम आ रहा है, किसी में ये उड़ने के लिए काम आ रहा है। तो स्ट्रक्चर तो सेम था, लेकिन उनके फंक्शन अलग अलग हो गए, मतलब डाइवर्स हो गया, दूर दूर चीज़ें चली गई। तो अगर आपका होमोलोगस ऑर्गन में तो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन आता है, और एनालोगस ऑर्गन में कन्वर्जेंट इवोल्यूशन आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है द फैक्टर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज, कि कोई भी नई स्पीसीज किस तरह से बनेगी। कि अगर हम मान लो हम तो ह्यूमन है, अब ह्यूमन से नई स्पीसीज को बनाना हो वो किस तरह से बनेगा। तो आप क्या करो, जैसे आपका पूरे अर्थ में क्या क्या करते हैं ह्यूमंस रहते हैं, आप इनमें से जितने भी ना जो लंबी लंबी हाइट के ह्यूमंस हैं, जो कि 6 फीट प्लस हाइट के ह्यूमन है,
उन सभी को यहाँ से निकाल लो, उन सभी को यहाँ से निकाल के बिल्कुल एक अलग जगह पर जा कर के रख दो, अलग जगह बिल्कुल अंटार्कटिका में जा कर के सबको रख दो। तो आप देखोगे ना कई जो लाखों वर्ष बाद क्या होगा, वो सारे के सारे जो है वो 6 फीट हाइट के हो जाएंगे, या फिर उनमें कुछ ऐसा ही वेरिएशन आ जाएगा ना, क्योंकि वो इतना ठंडा इलाका है अंटार्कटिका, जिससे कि सारे के सारे जो है वो वाइट भी हो जाएंगे। तो बिल्कुल एक आपको लगेगा कि एक नई स्पीसीज ही बन गई है, वो ह्यूमंस है ही नहीं, आपको कुछ अलग ही देखने को लगेगा। तो उसमें हमारा आपको क्या करना पड़ता है, उन्हें आइसोलेट करना पड़ता है कि किसी भी चीज़ को हमने निकाला उसे हमने आइसोलेट कर दिया, किसी अलग जगह पर जा करके रख दिया, और उसके अंदर वेरिएशन मतलब कि हम जो भी वेराइटीज़ वाले जो है थे हमने लगभग जो एक जैसे थे हमने उनको निकाल करके जो भी वेरिएशन था उसको आइसोलेट कर दिया, जिससे कि हमारी नई स्पीसीज का फॉर्मेशन हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, आइसोलेशन एंड वेरिएशन। नेक्स्ट आपका आ जाता है 2 मार्क्स का क्वेश्चन, सिंपल जो भी अभी मैंने बताया था, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट इवोल्यूशन के बीच में डिफरेंस। तो एक तो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन है, एक कन्वर्जेंट इवोल्यूशन है। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन में है क्या है कि इवोल्यूशनरी प्रोसेस ऑफ डिफरेंट स्पीसीज विच प्रोड्यूस न्यू स्पीसीज डाइवर्स फ्रॉम ए सिंगल एंसेस्ट्रल फॉर्म। मैंने क्या कहा था कि एक ही से क्या होंगे, चीज़ें क्या होंगी, डाइवर्ज हो जाएंगी, स्ट्रक्चर सेम रहेगा तो उनके फंक्शन अलग अलग हो जाएंगे, जैसे कि ऑस्ट्रेलियन मार्सोपियल। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन में क्या होता है, जबकि मोर देन वन अडेप्टिव रेडिएशन अकर इन एन आइसोलेटेड ज्योग्राफिकल एरिया, कई सारे अडेप्टेशन आते हैं। अडेप्टेशन ऐसा हो जाता है कि अलग अलग स्ट्रक्चर होने के बावजूद भी उनका अडेप्टेशन सेम हो जाता है, मतलब चीज़ें कन्वर्ज हो जाती हैं, उनका फंक्शन सेम हो जाता है। तो ये आपका हो जाता है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। जैसे कि कैमल्स आर फाउंड इन एशिया एंड मेमल्स आर फाउंड इन साउथ अमेरिका, ये एक तरह से कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को ही शो कर रहे थे। तो इनके दोनों को आपको एग्जाम्पल्स अच्छे से याद कर लेने हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि स्पेसिएशन क्या होता है। स्पेसिएशन क्या होता है, दो इवेंट्स बताने हैं आपको जो कि स्पेसिएशन को लीड कर रहा है। तो स्पेसिएशन रिफर्स टू द ओरिजिन ऑफ नए स्पीसीज का ओरिजिन होना, फिनोमिना ऑफ डेवलपमेंट ऑफ न्यू स्पीसीज फ्रॉम जो भी आपके पहले से ही ऑर्गेनिज्म स्पीसीज बने हुए हैं उससे नए स्पीसीज का फॉर्मेशन ही स्पेसिएशन कहलाता है, मतलब चीज़ें स्पेशलाइज्ड हो गई हैं। ठीक है, जैसे कि दो ऐसे फैक्टर जो कि स्पेसिएशन को क्या करता है, लीड करता है, वो आपका होता है जेनेटिक ड्रिफ्ट, म्यूटेशन और नेचुरल सिलेक्शन। कोई भी दो लिख दोगे जिससे कि आपका काम बन जाएगा। नेक्स्ट है आपका आइडेंटिफाई द फॉलोइंग पेयर्स एज होमोलोगस एंड एनालोगस ऑर्गन। मतलब आपको दो चीज़ें दी गई हैं, ये होमोलोगस ऑर्गन है या फिर एनालोगस ऑर्गन है। तो अगर आपने क्लास 11 में 5th चैप्टर पढ़ा होगा मोर्फोलॉजी इन फ्लोरिंग प्लांट, वहाँ आपको साफ साफ दिया हुआ है स्वीट पोटैटो और पोटैटो। पोटैटो जो होता है ना वो आपका होता है स्टेम मॉडिफिकेशन, और स्वीट पोटैटो जो होता है वो आपका कौन सा मॉडिफिकेशन होता है, रूट मॉडिफिकेशन होता है। तो अब देखिए मॉडिफिकेशन तो अलग अलग है, मतलब अगर एक यहाँ पर है दूसरा यहाँ पर है, लेकिन उनका जो फंक्शन है वो सेम है, मतलब वो चीज़ों को स्टोर कर रही हैं। तो अगर फंक्शन सेम होगा और स्ट्रक्चर अलग अलग होंगे तो वो कौन सा हो जाता है आपका एनालोगस ऑर्गन। ठीक है, तो पहला का तो आपका हो जाएगा एनालोगस ऑर्गन। सेकंड है आइज ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल्स। तो जो भी दोनों का क्या काम है, देखने का काम करते हैं, दोनों के जो आइज हैं वो देखने का काम करते हैं, लेकिन इनका स्ट्रक्चर अलग अलग है, वो आपका हो जाता है एनालोगस ऑर्गन। फिर थॉर्न्स ऑफ बोगनविलिया एंड ट्रेंड्रिल ऑफ कुकरवीट, ये आपके हो जाते हैं होमोलोगस ऑर्गन। और 4 लिम्ब ऑफ बैट एंड वेल, दोनों के फंक्शन अलग अलग हैं लेकिन स्ट्रक्चर सेम है। सभी के अंदर आपको ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स और फैलेंजेस देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो हम कह देंगे कि ये भी आपका क्या होता है, होमोलोगस ऑर्गन होता है, बस इनके फंक्शन अलग अलग हैं, कोई उड़ने का काम कर रहा है, कोई तैरने का काम कर रहा है। नेक्स्ट आपका आ जाता है हाउ म्यूटेशन एक्सप्लेन्ड बाय ह्यूगो डीब्रिज इज डिफरेंट फ्रॉम डार्विनियन वेरिएशन। कि डार्विन ने वेरिएशन बताया वो अलग था, ह्यूगो डीब्रिज ने बताया कि म्यूटेशन के कारण जो होता है ऑर्गेनिज्म इवॉल्व होते हैं वो अलग था। तो वो किस तरह से अलग था यही आपको बताना है। तो ह्यूगो डीब्रिज का काम जो था वो कहाँ पर कर रहे थे, इवनिंग प्रिमरोज पे किया था उन्होंने। पुट फोर्थ एन आइडिया दैट लार्ज डिफरेंस अराइज सडनली, कि उन्होंने देखा कि पॉपुलेशन के अंदर ना बहुत ही जल्दी लार्ज डिफरेंस देखने को मिला, और वो बिलीव कर रहे थे, वो ये मान रहे थे ये सब कारण जो है वो म्यूटेशन के कारण हुआ है, विच कॉजेज इवोल्यूशन, जिससे कि उनका इवोल्यूशन हो गया, पूरे के पूरे पॉपुलेशन में काफ़ी ज़्यादा हमें चेंजेस देखने को मिला। एंड नॉट द माइनर वेरिएशन, जिस तरह से डार्विन का कहना था कि जो भी उन्होंने वर्ड्स पे काम किया था, उन्होंने कहा था सिर्फ उनकी जो चोंच है वही चेंज हुई है, बाकी सब सेम है, लेकिन ऐसा नहीं था।
ह्यूगो डिवरीज ने ऐसा देखा कि पूरा का पूरा एक बहुत लार्ज चेंजेस देखने को मिल रहा है, ना कि माइनर वेरिएशन होते देखने को मिल रहा है, जैसा कि डार्विन ने कहा था। तो म्यूटेशन जो होता है, ह्यूगो डिवरीज ने कहा कि म्यूटेशन जो है वो रैंडम है और डायरेक्शनल लेस है, वाइल डार्विनियन वेरिएशन आर स्मॉल एंड डायरेक्शनल इवोल्यूशन। तो रैंडम और डायरेक्ट मतलब कि ह्यूगो डिवरीज ने कहा कि जो इवोल्यूशन होता है वो म्यूटेशन के कारण होता है, वो कभी भी हो सकता है, और जब भी होगा ना बहुत लार्ज डिफरेंस आएगा, और वो एक बिल्कुल कोई डायरेक्शन नहीं होगी, कहीं भी कैसे भी उसका इवोल्यूशन हो सकता है। लेकिन डार्विन का मानना था कि इवोल्यूशन धीरे धीरे होता है और एक डायरेक्शनल होता है, हमें पता होता है कि किस तरह से चीज़ें इवॉल्व कर रही है। तो इस तरह से वो दोनों अलग थे। अगर हम साल्टेशन की बात करें तो सिंगल स्टेप में ही लार्ज म्यूटेशन हो जाता है, ये बताया था किसने, ह्यूगो डिवरीज ने ऐसा कहा था कि एक सिंगल स्टेप में ही, छोटे से स्टेप लेने पर ही एक लार्ज म्यूटेशन जो है वो हमें देखने को मिलेगा। इसका हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन आता है कि हाउ डज फिटनेस ऑफ ए पॉपुलेशन, कि इवोल्यूशन के अंदर जो पॉपुलेशन है वो फिटनेस हो रही है, वो फिट हो रहे हैं, तो किस तरह से वो आपके इवोल्यूशन में हेल्पफुल है। तो डार्विन के अकॉर्डिंग फिटनेस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खास करके रिप्रोडक्टिव फिटनेस। अगर कोई रिप्रोडक्टिवली ज़्यादा फिटनेस है तो वो ज़्यादा ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर पाएगा, तो वो आज जितने भी ऑर्गेनिज्म है उस पर अपना दबाव जो है वो बना पाएगा। तो वही कहा गया कि जो जितना ज़्यादा रिप्रोड्यूस करेगा वो उतना ज़्यादा सर्वाइव करेगा, हैंस दे आर सेलेक्टेड बाय नेचर। और वर्ड जो है वो नेचर के द्वारा सेलेक्ट भी किए जाएंगे, क्योंकि मान लो अगर एक घर में 2 बच्चे हैं और कोई एक ऐसा घर है जिसमें कि 30 बच्चे हैं, तो क्या होगा, इनका तो दबाव हमेशा इसके ऊपर बना रहेगा ना, वो तो इसे दबाने की ही कोशिश करेंगे। तो ये था जो कि उन्होंने बताया था कि उन्होंने डार्विन ने, पर अभी के ज़माने में ऐसा नहीं है। 2 बच्चे अगर घर में हैं तो भी काफ़ी ज़्यादा अभी काम चल जाता है, क्योंकि अगर मान लो एक ऐसा घर है जो यहाँ पे भी 2 बच्चे हैं और एक ऐसा घर है यहाँ भी 2 बच्चे हैं, तो क्या है, दोनों के दोनों आपस में मिल के ही आसानी से जो है वो इवोल्यूशन भी कर सकते हैं। तो उन्होंने इसे नेचुरल सिलेक्शन कहा कि जो भी है जितना ज़्यादा रिप्रोडक्टिव फिट हो सका उतना ज़्यादा सर्वाइव करेगा, उतना ज़्यादा नेचर उसे सिलेक्ट करेगी, और इसी के कारण जो है इवोल्यूशन का मैकेनिज्म भी चलता रहेगा। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं 3 मार्क्स के क्वेश्चन। 3 मार्क्स का क्वेश्चन हमसे कहता है, सबसे पहले तो हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल क्या है, साथ ही व्हेन देयर इज ए डिस्टर्बेंस इन हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम व्हाट वुड, अगर हम हार्डी-विनबर्ग में डिस्टर्ब कर दें चीज़ें, जो कोई हम ख़राब करने की कोशिश करें, तो उससे क्या देखने को मिलेगा। और इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, मतलब जो हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, व्हाट इज द सम टोटल ऑफ ऑल एलेलिक फ्रीक्वेंसी का सम क्या आता है। सबसे पहले हम बात करेंगे हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल क्या था। हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल ने ये कहा ना कि कोई भी एलिल फ्रीक्वेंसी होती है किसी पॉपुलेशन के अंदर, वो स्टेबल होगी और कांस्टेंट होगी, चाहे जितना भी जनरेशन चला जाए। मतलब इन्होंने कहा कि अगर कोई ऐसा जगह है जहाँ पर क्या है 100 ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, हम मान लेते हैं 100 ऑर्गेनिज्म है, अगर इन 100 में 30 लोगों का जो आँख का कलर है वो आपका क्या है, ब्राउन है, और आपका जो है 70 लोगों के आँख का कलर क्या है, ब्लैक है, ठीक है, इन्होंने ऐसा कह दिया। अगर ये जो है फिर अगर ये 100 के 100 जो है वो हर जो है वो 10 बच्चे पैदा करते हैं, उससे मान लो आपका हो गया 1000, मतलब कई सालों बाद, मतलब 1-2 जनरेशन के बाद अब उस जगह की पॉपुलेशन 1000 हो गई है। अगर उस 1000 को हम देखते हैं तो वहाँ पर भी आपको सेम टू सेम 300 लोगों की आंखें ब्राउन मिलनी चाहिए और 700 लोगों की जो आंखें हैं वो ब्लैक कलर की मिलनी चाहिए। ये होती है फ्रीक्वेंसी, हमेशा कांस्टेंट, मतलब हमेशा 30% लोगों की आंखें क्या है, ब्राउन, और 70% लोगों की आंखें क्या है, आपकी ब्लैक। चाहे जितना भी जनरेशन बढ़ जाए, 1, 2, 3, 4, चाहे 10 जनरेशन आ जाए, हमेशा फ्रीक्वेंसी सेम होने वाली है, कांस्टेंट होने वाली है। अगर हम सेकंड देखते हैं कि व्हेन देयर इज ए डिस्टर्बेंस ऑफ हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम व्हाट वुड इज रिजल्ट, अगर हम उसमें डिस्टर्ब कर देना तो इवोल्यूशन हो जाता है। इवोल्यूशन कैसे, मान लो वहाँ पर जो आपके 300 और 700 बने थे, लेकिन हम उसे डिस्टर्ब कर देते हैं, हम पहले ही जो 100 लोगों में से आपके 20 जो है ब्राउन लोगों को हम हटा देते वहाँ से, तो आपके कितने बचते, 10 ही ब्राउन बचते। 10 ब्राउन का मतलब है कि अब ये 300 और 700 नहीं आता, हो सकता है कि ये 900 या 100 आता, या फिर ये जो है वो 50 और आपका 950 आ जाता, तो कुछ भी आ सकता है। इससे क्या होगा, इवोल्यूशन हो जाएगा, मतलब जो ब्लैक आँख वाले लोगों का जो है वो वहाँ पर दबदबा ज़्यादा हो जाएगा और वो फिर अच्छे से इवॉल्व कर जाएंगे, तो ये होगा इवोल्यूशन। और जो पूरे के पूरे टोटल फ्रीक्वेंसी होती है एलेलिक फ्रीक्वेंसी, वो होती है 1, मतलब हमेशा जो है फ्रीक्वेंसी 1 ही होने वाली है, तो वही है। तो इस तरह से हम इसे कर सकते हैं। फिर ए केमिकल इंसेक्टिसाइड रिमेन्स यूजफुल ओनली फॉर ए लिमिटेड टाइम, एक्सप्लेन विद रेफरेंस और टू इवोल्यूशन।
कि जो भी हम इंसेक्टिसाइड यूज़ करते हैं, मान लो हमारे पास एक खेत था, वहाँ पे हमें धान लगाना था। क्या लगाना था? धान की खेती करनी थी। धान की खेती करनी थी, हमने उसमें क्या किया? पेस्टिसाइड का यूज़ किया। पेस्टिसाइड से हमने सारे पेस्ट को हमने किल कर दिया। एक साल हमें बहुत ही बिल्कुल भर भर के बिल्कुल 100 टन जो है वो हमें वहाँ से धान मिल गया, गेहूँ मिल गया, चावल मिल गया, ठीक है। तो 100 टन हमें धान मिल गया। अब क्या था कि लेकिन ये एक साल के लिए हुआ, अगले साल हमें 100 टन नहीं, सिर्फ 50 टन ही मिला। तो लेकिन उस साल भी हमने सेम पेस्टिसाइड जो हमने यूज़ किया था, हमने सेम टू सेम यूज़ किया, लेकिन हमें उतना फ़ायदा नहीं मिला। आखिर क्यों? ये आपको इवोल्यूशन के तौर पर बताना है। देख लेते हैं हम। सिंपल क्या होता है कि केमिकल इंसेक्टिसाइड जो होता है यूजफुल होता है सिर्फ एक लिमिटेड टाइम के लिए। क्यों? क्योंकि नेचुरल सिलेक्शन हो जाता है। मान लो वहाँ पर जो है 30 कीड़े थे, 30 कीड़े थे, हमने इंसेक्टिसाइड का यूज किया, उसमें से 25 कीड़े मर गए। 25 कीड़े जो थे वो मर गए, 5 कीड़े जो है वो आपके बचे रह गए। ये 5 कीड़े इसलिए बचे रह गए क्योंकि ये जो हमने इंसेक्टिसाइड यूज किया था वो इस पर जो है काम नहीं किया। ये इवॉल्व कर चुका था, ये अपने आप को अडेप्ट कर चुका था कि अगर इस टाइप का भी केमिकल मुझे मिलेगा ना तब भी मैं सर्वाइव कर लूँगा। अगले साल क्या हुआ? इसी 5 कीड़े ने मिल करके वहाँ पर 50 कीड़े बना दिए। 50 कीड़े, अब 50 कीड़ों ने क्या किया? पूरे धान की खेती को नष्ट कर दिया, जिससे कि क्या हो गया? पूरा का पूरा जो है वो हमें कम धान वहाँ पर देखने को मिला। नेक्स्ट ईयर, पहले साल जो है हमें अच्छा खासा देखने को मिला था। वही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि विद द कोर्स ऑफ टाइम व्हेन केमिकल इंसेक्टिसाइड जब होते हैं एक्सेसिव हो जाते हैं, इंसेक्ट को किल करते हैं, तो कुछ रेसिस्टेंट वेराइटी जो होते हैं ऑर्गेनिज्म के वो वहाँ पर बच जाते हैं और उन्हें वो जो है आसानी से किल नहीं हो पाते हैं। वो इसलिए किल नहीं हो पाते हैं क्योंकि नेचर जो होती है उसे सेलेक्ट कर लेती है और फिर वो मल्टीप्लाई होते हैं कुछ टाइम के बाद, तो वो पॉपुलेशन जो होती है वो भी रेसिस्टेंट वेराइटी हो जाती है और इससे पूरे के पूरे जो केमिकल इंसेक्टिसाइड हो जाते हैं वो इनइफेक्टिव हो जाते हैं उस तरह के इंसेक्ट को कंट्रोल करने के लिए जो कि बाद में बच गए थे। जैसे कि डीडीटी एक ऐसा कॉमन इंसेक्टिसाइड है जिसे कि मॉस्किटोज वगैरह को मारने के लिए यूज़ करते हैं, जो कि अब पूरी तरह से इनइफेक्टिव हो चुका है। अब अगर हम डीडीटी का यूज़ करते हैं ना तो उससे कोई मॉस्किटो वगैरह का जो किल है वो नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि कुछ मॉस्किटो जो है उसे नेचर ने सेलेक्ट कर लिया कि अगर डीडीटी भी रहेगा ना तब भी इस टाइप का मॉस्किटो का किल नहीं होगा। अब उसी टाइप के मॉस्किटो पूरी जगह फैले हुए हैं, तो आप कितना भी डीडीटी यूज़ कर लो वो तो मरेंगे ही नहीं। तो यह आपका हो जाता है सिंपल सा। नेक्स्ट है आपको 3 डिफरेंट वे बताने जिसमें कि नेचुरल विच सिलेक्शन में अकर, जिसमें कि जो सिलेक्शन जो है किस तरह से यहाँ पर देखने को मिला था। तो ये भी हार्डी-विनबर्ग में ही आपको देखने को मिलेगा कि 3 डिफरेंट आपके कौन कौन से होते हैं। एक तो होता है स्टेबलाइजेशन सिलेक्शन, मतलब कि टाइम के साथ ना कोई एक कैरेक्टर जो है वो बढ़ता रहेगा। मान लो यहाँ पर हम हाइट की बात कर लेते हैं, यहाँ पर जो है आपके हैं 5 फुट के हाइट वाले, यहाँ पर हैं आपके 6 फुट के हाइट वाले और यहाँ पे है 5 फीट 6 इंच वाले, ठीक है। अब क्या हुआ कि ज़्यादातर लोग जो है 5 फीट 6 इंच के हैं, तो ज़्यादातर जो रिप्रोडक्शन है वो भी इन्हीं के बीच में हो रहा है, जिससे क्या हो रहा है इस जो 5 फीट 6 इंच वाले लोग हैं वो और भी तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं और जो 5 फीट वाले हैं वो 6 फीट वाले हैं वो कम हो रहे हैं। मतलब एक ही तरह से स्टेबलाइजेशन देखने को मिल रहा है कि चीज़ें एक ही तरफ स्टेबल हो रही है, ठीक है। फिर है डायरेक्शनल में क्या होता है कि इंडिविजुअल विद वन एक्सट्रीम ऑफ हेरिटेड फिनोटाइप कि एक ही तरफ जो है वो बढ़ना चालू हो जाता है। वो कैसे? मान लो यहाँ पर जो है आपके 5 फीट के हाइट वाले थे, यहाँ पर जो बीच में कहीं था, क्योंकि शुरू में ये कैसा था, शुरू में तो ग्राफ ऐसा होगा, 1 मिनट ख़राब बन गया। शुरू में ग्राफ कैसा होगा? शुरू में तो ये ग्राफ ऐसा था, तो यहाँ पर 5 फीट 6 इंच वाले थे और यहाँ पर आपके 6 फीट वाले थे। अब क्या हुआ कि कोई भी जो भी ऑर्गेनिज्म था, मतलब मान लो कोई भी मेल और फीमेल थे, वो यही चाह रहे थे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा हाइट वाले लोगों के साथ मैरिज करें। अब ज़्यादा से ज़्यादा हाइट वाले के साथ लोग मैरिज करने लगेंगे तो क्या होगा कि ज़्यादा हाइट वाले लोगों की संख्या बढ़ने लगेगी। उससे क्या हुआ, ये जो पीक है वो इधर शिफ्ट हो गया। मतलब कि अब 6 फीट हाइट वाले ज़्यादा मिले और कुछ जो है वो हमें 6 फीट हाइट से भी ज़्यादा मिलने लग गए। क्यों? क्योंकि वो पूरा का पूरा शिफ्ट हो गया, एक ही तरफ जो है वो शिफ्ट होने लगा। तो ये आपका हो जाता है। यहाँ एक होता है डिस्ट्रप्टिव स्टेबलाइज सिलेक्शन। डिस्ट्रप्टिव सिलेक्शन मतलब कि दोनों के दोनों जो है वो एक्सट्रीम बढ़ने लगते हैं। मतलब यहाँ अगर 5 फीट वाले थे, यहाँ 6 फीट वाले थे और शुरू में ग्राफ कैसा था, ऐसा था, और यहाँ पे 5 फीट 6 इंच वाले थे। लेकिन अब क्या हुआ कि ये पीछे भी आने लगे और आगे भी जाने लगे। मतलब कुछ ज़्यादातर जब लोग वहाँ पर देखने को मिल रहे हैं 5 फीट 3 इंच या फिर 5 फीट 8 इंच या 9 इंच वाले लोग हमें ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। ये होता है डिस्ट्रप्टिव सिलेक्शन
कि वहाँ पर ना तो ज़्यादा एक्सट्रीम की तरफ मूव कर रहा है, वो दोनों की तरफ मूव कर रहा है, ताकि बिल्कुल इंटरमीडिएट कंडीशन बना रहे। फिर नेक्स्ट आपका आ जाता है एक्सप्लेन करना है आपको अडेप्टिव रेडिएशन को। अडेप्टिव रेडिएशन कन्वर्जेंट इवोल्यूशन बाय टेकिंग एग्जांपल ऑफ ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल और ऑस्ट्रेलियन प्लेसेंटल मेमल को ले करके ही आपको इसे एक्सप्लेन करना है। आप ऐसे नहीं किसी और का एग्जांपल नहीं ले सकते हो, आप इसको इसी का एग्जांपल लेना है। इस क्वेश्चन को आपसे इस तरह से ही पूछ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर इस तरह से पूछ सकते हैं, या फिर इस तरह से ही पूछ सकते हैं, कोई भी पूछेंगे आपको यही बातें लिखना है। जैसे कि जो इवोल्यूशन का प्रोसेस था वो अलग अलग स्पीसीज में, अलग अलग जोग्राफिकल एरियाज में अलग जगह से स्टार्ट हुआ और अलग जगह चीज़ें जो है वो रेडिएट हुई। उसी को हमने क्या कह दिया, अडेप्टिव रेडिएशन। मतलब एक ही जोग्राफिकल एरियाज में अलग अलग तरह के जो है ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो गया, उन्होंने अलग तरीके से अडेप्ट कर लिया, उसे हमने कह दिया अडेप्टिव रेडिएशन। जो ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल था वो काफ़ी ज़्यादा गुड एग्जाम्पल है, क्योंकि कई सारे ऑस्ट्रेलियन जो मार्सुपियल थे, जैसे कि कंगारू हो गया, शुगर ग्लाइंडर हो गया, ये सारे इवॉल्व हुए किस तरह से, कॉमन एंसेस्टर स्टॉक। एक जो है तो स्टॉक जो था ना, उसी से ही आपका कंगारू बना और उसी से ही आपका शुगर ग्लाइंडर बना, जो कि एक क्या था, जो कि ऑस्ट्रेलिया आइलैंड में हो रहा था। जो कि ऑस्ट्रेलिया आइलैंड क्या है, बिल्कुल सेपरेट है। आपको भी पता होगा जो कंगारू वगैरह जो होते हैं वो सब कहाँ आपको मिलेंगे, ऑस्ट्रेलिया में ही देखने को मिलेंगे और कहीं नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल एक सेपरेट जगह है, वहाँ से कोई भी ऑर्गेनिज्म बाहर नहीं आ पा रहा है और कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म भी वहाँ पर नहीं जा पा रहा है। इसीलिए कंगारू और जो शुगर ग्लाइंडर वगैरह थे वो वहीं पर इवॉल्व हो गए और वहीं पर अब वो रहते हैं। वेयर मोर देन वन अडेप्टिव रेडिएशन अकर, जहाँ पर कई सारे और भी अडेप्टिव रेडिएशन हुए, जैसे कि तास्मेनियन बॉल्ब और एंटीरियर कॉम्बेट का। ठीक है, इसका 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है। तो 5 मार्क्स में हमारा क्या आ जाता है, होमो वाला आ जाता है। ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में हम बात कर लेते हैं कि आपको स्टेजेस बताने ह्यूमन का जो डेवलपमेंट है वो किस किस तरह से हमें देखने को मिला। कॉमन एंसेस्टर क्या था, एप्स एंड मैन्स, जो आपके कौन से थे पहले शुरुआत में, ड्रायोपिथिकस, जो कि 15 मिलियन साल पहले रहते थे, और इसी से ही इवोल्यूशन हुआ किसका, ह्यूमन का। एक एक करके हम स्टेप देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाता है, ऑस्ट्रेलोपिथिकस, फिर होमो इरेक्टस, उससे फिर नेंडरथल मैन, फिर क्रो-मैग्नर और होमो सेपियन। अब एक एक को हम देख लेते हैं क्या कहने की कोशिश किया जा रहा है। ऑस्ट्रेलोपिथिकस जो थे वो लगभग, इसकी हाइट जो है वो 4 फीट की थी, और इसकी जो ब्रेन कैपेसिटी की बात करो 500 से 600 सीसी, इतनी जो है उसके ब्रेन की पावर थी, ताकि वो आसानी से सोच सके। और दे आर बाईपैडल, मतलब कि जो हाथों पे चलते, वो पैरों पे चलते थे। ओमनिवोरस थे, और वो इरेक्ट, मतलब बिल्कुल सीधे खड़े रहते थे। दे हंटेड विद स्टोन एंड स्टोन वेपन, क्या आपने पुराने ज़माने की मूवीज़ में देखा होगा कि बिल्कुल पत्थर के जो नुकीले नुकीले चीज़ें होते हैं, उससे उन्होंने जो है वो वहाँ पर भाला बनाया, और उसी से ही वो क्या करते थे, जानवरों को मार के किल करके खाते थे, और ये केव्स वगैरह में रहते थे, गुफाओं में रहते थे। फिर आया होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस की जो ब्रेन साइज थी वो बढ़ गई, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे से हंटर हो गए, ये मीट जो है वो खाने लगे, और उन्हें आग की खोज कर दी होमो इरेक्टस ने। निंडरथल मैन की बात करें, ये छोटी हाइट के थे, हैवी ब्रोज थे, और आपका रिट्रीटिंग फोरहेड बिल्कुल आगे था, बिल्कुल जबड़ा जो था वो काफ़ी चौड़ा सा बना हुआ था, और ये कपड़े पहनने लग गए, और ये और भी काफ़ी अच्छे से हंटिंग करने लग गए। ये टूल बनाने लग गए, लोहे के टूल बनाने लग गए, ताकि जो है आपका हथौड़ा जो भी चीज़ें था वो इन्हें बनाने लग गए। क्रो-मैग्नन, ये पूरे के पूरे बिल्कुल कंप्लीटली इरेक्ट थे, पूरे सीधे थे, 6 फीट लंबे थे, और ये बोन का यूज करते थे टूल बनाने के लिए। मतलब कोई भी अगर जो एनिमल को किल कर दिया, एनिमल को किल करने के बाद उससे जो बोन मिला उसे यूज किया जाता था एज ए किसी और दूसरे ऑर्गेनिज्म को हंट करने के लिए। ये भी केव में रहते थे, और दे आर एक्सलेंट टूल मेकर एंड फाइन आर्टिस्ट, और ये आर्टिस्ट भी थे, मतलब गुफाओं में चित्र वगैरह भी बनाया करते थे क्रो-मैग्नन। ठीक है, नेक्स्ट आपके आ जाते हैं होमोसेपियन। होमोसेपियन की जो ब्रेन कैपेसिटी थी वो 1450 सीसी की थी। स्कल जो है वो काफ़ी ज़्यादा थिक था। हिज इंटेलिजेंस हैज इनेबल्ड हिम टू अडेप्ट एंड कंट्रोल इन्वायरमेंट, मतलब इनके जो ब्रेन साइज इतना ज़्यादा था, ये इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट हुए, मतलब हम यानी होमोसेपियन ही है, ये इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट हो गए कि वो आपके पूरे के पूरे इन्वायरमेंट को भी कंट्रोल करके
वहाँ पर अपने आप को जो अडेप्टिव जो है वो अडेप्टेशन दिखा सकते थे, और इन्होंने एग्रीकल्चर करना शुरू किया, खेती करना शुरू किया। और ये जो है अब जो खेती से जो हमें सामान मिलता है हम अब वही खाते हैं, हम अच्छे से इन्वायरमेंट को कंट्रोल करके रखते हैं, हम अच्छे से पूरे के पूरे अब अडेप्ट हो गए हैं। जो अगर कोई भी हो, जो आपका इंसान अगर अमेरिका में रहता है तो वो उस इन्वायरमेंट से अडेप्ट हो गया है, कोई अगर पहाड़ों पे रहता है तो उस तरह से अडेप्ट हो गया है। तो होमो सेपियंस जहाँ भी है वो इन्वायरमेंट से अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं और अच्छे से वहाँ पर रहते हैं। ये था पूरा का पूरा चैप्टर। मुझे पता है आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया, तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और इसके अलावा जितने भी चैप्टर के ऑलरेडी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं अपलोड कर चुका हूँ, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ आप क्लिक करके सारे वीडियोज़ को एक बार जरूर देखो, आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है एग्ज़ाम के अंदर। तो अब हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो के साथ।